नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, या तो एल्डिहाइड है और चाहे कोई कीटोन है। तो आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं, इनको हम क्या कहने वाले हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया का एक एच हटा के जेड जैसी कोई चीज लगाई, तो पहली बार तो मैंने जेड के नाम पे एच ही लगा दिया। जेड के नाम पे जब एच ही लगा दिया, इन सब रिएक्शन में कॉमन बात ये है कि वाटर निकलेगा, और ये क्या बन गया, इन कंपाउंड्स को मीन्स कहते हैं। जब हमने वुल्फ किशनर रिएक्शन की थी या फिर स्टीफन्स रिएक्शन की थी, उसमें भी बना था, वुल्फ किशनर में नहीं बना था, उसमें स्टीफन्स में बना था, सी डबल ट्रिपल बॉन्ड एन का CHNH। अब वो कहता है अगर आप H2NR ले लेते हो, अब ध्यान दो ये प्राइमरी अमीन हो गया, उल्टा पढ़ोगे RNH2 इज प्राइमरी अमीन, और ये आपका अमोनिया है ही। उस केस में ये बन गया बिल्कुल उसी तरह। इस बार भी क्या करा, वाटर निकाल दिया, H2 इसका और O इसका। अब इनको क्या बोल सकता हूँ, N एल्काइल इमीन्स में N पर H हट के एल्काइल आ गया, तो N एल्काइल एमाइंस, या फिर NLs, और या फिर शिफ्ट्स बेस, कोई दिक्कत। अब वो बोला H2N, इस बार Z की जगह OH रख दीजिए। तो जब आप Z की जगह OH रखोगे तो इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर से ये वाला H2 गया और उसका O गया, तो प्रोडक्ट क्या, C डबल बॉन्ड NOH, और इन कंपाउंड्स को उसने बोला ऑक्साइम्स। तो अगर आप IUPAC नेम लिख टोन का, तो वो एज इट इज लिख के उसके साथ ऑक्साइम लगा दीजिए। और कॉमन नेम में थोड़ी थोड़ी सी बदमाशी कर जाता, जैसे अगर ये एसिटल्डिहाइड होता तो उसका नाम वो क्या कर देता, एसिटल डिहाइड का जब NH2OH के साथ रिएक्शन करता है तो वो D तक तो रहने देता, और D के आगे लगा देता डॉक्साइम। कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, जब ऑक्साइम वर्ड पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एसिटल से ये भी समझ में आ गया कि एसिटल्डिहाइड लिया होगा, और ऑक्साइम से समझ आ गया कि NH2OH के साथ ही रिएक्शन हुआ होगा। फिर उसने बोला अब मैं Z की अगली वैल्यू NH2 ही रखने जा रहा हूँ, और NH2 ही रखने जा रहा है तो इसका नाम हाइड्राजीन। रिएक्शन का अंदाज हो गया, फिर से ये क्या जाएगा यहाँ से H2, तो प्रोडक्ट क्या बना, C डबल बॉन्ड NH2, और इसने बोला मुझे आपने हाइड्राजीन से बनाया तो मेरा नाम हाइड्राजोन, मेरा नाम। अब इनमें कॉमन बात और थी जो मैंने अभी नहीं लिखी, आपकी बुक वाले ने ज्यादा वेटेज से चमकाई भी नहीं उसे। इसकी जो पीएच होती है वो 3 से 4 के बीच में रहती है, यानी मीडियम एसिडिक है। अब ये हमारे पेपर में आना नहीं चाहिए, अगर आ भी जाए कभी तो, कि अगर पीएच 3 से कम हो गई तो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, खूब एसिडिक हो जाएगा, और इतना एसिडिक हो जाएगा कि जो अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव इन जनरल ये लिखा हमने या नहीं ऊपर सबसे ऊपर, तो वो H प्लस खा के, मान लीजिए HCl आया तो H प्लस और Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, सॉल्ट बन जाएगी या नहीं। तो इसलिए मीडियम को स्ट्रांगली एसिडिक नहीं रखना, पेपर में नहीं आना चाहिए बोर्ड। अब इसमें मैंने NH2 का एक H हटा दिया और यहाँ फिनाइल लगा दिया, तो उसका नाम हाइड्राजीन से क्या हो गया, हाइड्राजीन से यहाँ क्या होगा, एक H हटकर एक C6H5 आ जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो जो भी एल्डिहाइड कीटोन है उसका नाम साथ में क्या लगा देंगे, फिनाइल हाइड्राजोन। नहीं आ रहा, मान लो एसीटोन है तो एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। अब इसमें एक पेंच और डाला इसने, अगर मैं यहाँ NO2 लगा देता हूँ, इसका नाम हो गया 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, N पर ये NH, NH पर ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर ये जहां जहां NO2 थे वहां वहां। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, और लंबा नाम हो जाएगा, जो भी एल्डिहाइड कीटोन है उसका नाम साथ में क्या, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब इनकी खासियत क्या थी, ऑरेंज रेड PPT। तो ये टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप है, किसी कंपाउंड में DNP डालने से अगर ऑरेंज रेड कलर आ गया, ऑरेंज रेड PPT आ गया, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में से। अब इसमें आखिरी दुख क्या बचता था, सेमी कार्बाजाइड। अब ये हमने ऐसे याद किया था, ये का नाम क्या है, यूरिया, ये का नाम है यूरिया। अब यूरिया में हमने NH2 का एक H हटा के, तो देखो ध्यान से, यहाँ NH2 का एक H हटा के एक NH2 और लगा दिया, तो कुछ नाम इसका यूरिया के आसपास ही होना चाहिए था, लेकिन दूर दूर तक इसके नाम में इन्होंने यूरिया को तो पूछा ही नहीं, क्या नाम रख दिया, सेमी कार्बाजाइड। जब रिएक्शन हो जाएगी तो एज यूजुअल ये पानी निकलेगा, और प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, C डबल बॉन्ड O से दूर वाला NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा, समझ में आई बात। वो पूछता है, क्वेश्चन है कि ये पास वाला है, इधर भी तो थे H2, इस पूरे मॉलिक्यूल को यहीं कहीं पलट दो तो भी तो काम हो जाना चाहिए, कह रहा तो रिएक्शन नहीं होती। कौन सा करता रिएक्शन, दूर वाला। तो क्यों नहीं होती पास वाले से, तो हमने गोलमाल आंसर दिया, ये इधर तो ये इधर, ये पास वाला तो एंगेज है किसमें, बिफोर रिएक्शन टेक्स प्लेस विद NH2 ग्रुप व्हिच इज फार फ्रॉम C डबल बॉन्ड O, नियर वन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। फर्स्ट वाले कंपाउंड का प्रोडक्ट का नाम इमीन, IMINE, आइमाइन इमीन, जो बोलना बोलो। देखिए सर, अमोनिया डेरिवेटिव्स के बाद वो क्या आ रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन हमने पिछले चैप्टर में खूब बढ़िया से चमका लिया था,
कौन सा वाला कि NaBH4 एक कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू LiLH4। क्या लिमिटेशन था इसका? ये साहब हमारे कोर्स के ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये ब्रह्मास्त्र से थोड़े कमजोर थे। और क्या कमजोरी वाली बात थी इनकी कि ये एसिड या एसिड के रिश्तेदारों को हाइड्रोलाइज कह रहा हूँ, रिड्यूस नहीं करते थे, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देते थे। तो बोर्ड के ऊपर इस पे खूब क्वेश्चन आते रहते घूम फिर के, घुमा घुमा के। कैसे? उसने बोला कि जी ये है मेरे पास, रिडक्शन करा दो NaBH4 से। हम क्या सोचना शुरू करें, ये एस्टर ग्रुप पहचान में आ रहा है और ये कीटोनिक ग्रुप, तो ये इसको तो कुछ, क्योंकि एस्टर किसके रिश्तेदार है ये तो हमें सबको पता है। तो इसका रिडक्शन करके क्या होगा, एक बॉन्ड काट के एक एच इधर एक एच इधर। अब ये COOR के बजाय COOH हो जाए तो एसिड ही है। फिर ये OH की जगह यहाँ Cl हो जाए एसिड क्लोराइड, तो भी ये एसिड का ही है। तो इसको कुछ नहीं कहेगा, ये बस एल्डिहाइड वाले CHO को या कीटोन वाले CO को रिड्यूस करेगा। कौन? और ये तो करा ही सकता है, रिएक्शन वही कराएगा क्या कि एल्डिहाइड कीटोन को, तो ये है ना एल्डिहाइड कीटोन, डिपेंड करता है RR लगे या R और H लगे, रिडक्शन होना है तो यही होना है ना। प्राइमरी अल्कोहल किससे? एल्डिहाइड के रिडक्शन से। और सेकेंडरी अल्कोहल, तो आप इनमें से कोई पुराना रिड्यूसिंग एजेंट है तो 10th क्लास में पीछे पड़ गया था बृहस्पति घी में। नया क्या आया कि जी ये महाराज तो एल्डिहाइड कीटोन क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके रिश्तेदारों को भी करा देंगे, और ये महाराज सिर्फ मेरे कोर्स में एल्डिहाइड कीटोन का करा कंपैरिजन हो रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन और एसिड एसिड। वुल्फ किशनर और क्लेमेंसन्स में एल्कीन बनता था, जहां की डबल बॉन्ड है वो पूरा कट जाता था, 2H इधर। और क्लेमेंसन्स का बिजनेस किसका था? जिंक अमालगम और कॉन्क HCl का था। और वुल्फ किशनर क्या किसका था? उन्होंने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला था, हाइड्राजीन इथाइलिन ग्लाइकॉल QH। प्रोडक्शन दोनों में सेम ही होती थी क्या? ये पूरा बॉन्ड कट के 2H इधर 2H इधर, तो इधर वाला क्या बन गया था? हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन्स का आसानी से होता नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, और अगर होता है ड्रास्टिक में तो मिक्सचर ऑफ एसिड। याद आ गया, करके भी दिखा दिया था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुना रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ स्पेशली ऑक्सीडेशन में टॉलरेंस रिएजेंट, और ये मेरे वाइवा में भी ऑलमोस्ट पक्का है कि मेरे से इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, ऑलमोस्ट पक्का। टॉलरेंस रिएजेंट, और तो टॉलरेंस रिएजेंट लैब में बना बनाया नहीं रख सकते, खराब हो जाता, तो इसको साथ के साथ बनाना होता है। कैसे बनाते हैं? एक्वस सिल्वर नाइट्रेट लेके लैब में बना रखा रहता है हेलोजेंस के टेस्ट के लिए, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के टेस्ट के लिए। उसमें हम ड्रॉप ऑफ एक्वस NaOH डालते हैं, डार्क कलर के, बिल्कुल दही जैसे बहुत थिक प्रेसिपिटेट बनते हैं, डार्क कर्डी। और फिर डार्क कर्डी प्रेसिपिटेट्स में मिनिमम अमाउंट ऑफ NH4OH डालते हैं टू डिजॉल्व PPT। कम से कम NH4OH डालना है जिसमें आपके प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाए, और डिजॉल्व हो गए तो क्या मिलेगा? क्लियर सॉल्यूशन। और ये क्लियर सॉल्यूशन जो मिला, ये का नाम केमिकली ये क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट। तो NCERT वाला तो ये चमकाता खूब कि टॉलरेंस रिएजेंट में अंदर ये कॉम्प्लेक्स है। कोई साइड बुक वाइड बुक पढ़ोगे तो वो साथ में ऐसे भी लिख देता है, Ag प्लस हटा के साइड में क्या डाल देता? OH नेगेटिव। और नहीं तो हमारी बुक वाला तो बस यही चमकाया जा रहा है, AgNH3 कोल्ड ट्वाइस पॉजिटिव। और मैंने क्या सिखा रखा है कि आप चाहें तो ये लिखना, या ये लिखा जाए ऑलरेडी, तो क्या करना है? एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना है, और यहाँ जो H था इसकी किस्मत आज खुल रही है, इसे क्या मिल रहा है? क्या बन गया? सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर लैब में बस फर्क क्या आता है कि वहां सिल्वर मिरर भी बन सकता है और ब्लैक PPT भी बन सकता है। थ्योरी की बुक्स में बस क्या लिखा हुआ? सिल्वर मिरर बनता है। और हमने अपने नोट्स में इसे ऐसे भी किया कि आप चाहें तो इसे ऐसे ही कर सकते हैं, Ag2O। इस कॉम्प्लेक्स को किसके जैसा ट्रीट कर सकते हैं? और अगर Ag2O लिख के आ रहे हैं तो इसके नीचे कैपिटल में चमका के आना, क्या? टॉलरेंस रिएजेंट की। मैं टॉलरेंस रिएजेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? Ag2O से। ये महाराज अपना O उसको दे देंगे, क्या बन जाएगा? RCOH, और साथ में क्या रह जाएगा? 2Ag। बोलो, बैलेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जी शो करो टॉलरेंस रिएजेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शो करो। कैसे शो करूँ? एक रिएक्शन कर दूं, और साथ में यहाँ Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 बैठ रहा है क्या? देखो ध्यान से, जिन्हें ना निकालना आ रहा बिना हेजिटेशन बोल दो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। दोनों जगह Ag का ऑक्सीडेशन नंबर, और रिएक्शन के बाद तो +1 से 0 हुआ यानी इलेक्ट्रॉन खाया यानी रिड्यूस हुआ, और जो रिड्यूस हो वो ऐसे भी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग सॉलिसिस? +1 to 0 हो गया। अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि टॉलरेंस एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन्स का नहीं कर सकते, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है। अल्कोहल को एसिड पे नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड तक पहुंचा सकता है, तो ये किस कैटेगरी में लिया गया? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है। अगर वो पूछता है वाइवा वाला भी और बोर्ड वाले ने भी पूछ लिया व्हाट इज टॉलरेंस एजेंट, तो आपने लिख के क्या आना? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अमोनिकल समझ गए क्यों? क्योंकि मैंने इसके बनाने में अमोनिया डाला है, नहीं ये अमोनिया ही पानी में अमोनिया घोल के डाला था, अमोनिया एसिड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या मीडियम बेसिक के अंदर?
तो जब मैं यहाँ पे साइड में OH नेगेटिव लिखा था या नहीं थोड़ी देर पहले कि अगर ये प्लस हटा देते तो ये OH नेगेटिव, तो बेसिक और नहीं तो अमोनिकल अमोनिया, अमोनिया पानी में घुला है तो क्या है NH4OH, यानी क्या है बेसिक। तो टॉलरेंस एजेंट में मीडियम इज बेसिक। वैसे भी समझा पूछ लगता है कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के कि जी बताओ, तो आपने सुना मोन सिल्वर और बेसिक यानी टॉलरेंस की बात कर रहा है। अब फेलिंग सॉल्यूशन में क्या किस्सा है, लैब में 2 बॉटल्स रखी होती हैं, एक पे लिखा होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए या फिर लिखा होता है फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 1, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीका है, कोई फेलिंग सॉल्यूशन कैपिटल है, कोई फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 1। तो 1 वाले का ही दूसरा नाम फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 1, इसका नाम फेलिंग सॉल्यूशन नंबर 2। तो पहले तो वाइवा वाला पूछा फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन होता है, तो आपका जवाब है कि सर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो जब एक्वस कॉपर सल्फेट है तो बहुत डार्क सा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। फेलिंग सॉल्यूशन बी कौन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम tartrate, and this sodium potassium tartrate is also called Rochelles, जो बोलना चाहे बोलो। अब इन साहब की क्या खासियत है, ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन्स को नहीं करते। और एल्डिहाइड्स में भी इन्होंने शर्त लगा दी मैं सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करूंगा, एरोमेटिक में नहीं करूंगा। तो अगर मुझे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आया बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन तो क्या यूज करूं, चाहे टॉलरेंस कर लूं चाहे फेलिंग कर लूं, टॉलरेंस टेस्ट भी और फेलिंग टेस्ट भी दोनों कौन दे देगा, एसिटल्डिहाइड दे देगा और एसीटोन नहीं देगा। समझ आ रहा है। दूसरी बार उसने बोला एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट दो, तो एसिटल्डिहाइड में टॉलरेंस करूंगा तो भी आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड में टॉलरेंस करूंगा तो भी आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा इस बार फेलिंग्स, तो एसिटल्डिहाइड में फेलिंग आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड में फेलिंग नहीं आएगा, क्योंकि फेलिंग ने कहा मैं सिर्फ एलिफेटिक ओनली, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो ये आपका कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसको हमने फेलिंग सॉल्यूशन का तो उसने वो कॉम्प्लेक्स वाला वर्जन भी नहीं देता, क्या लिखना है 2CO के अंदर वो मिक्स। हाँ 1 मिनट, लैब में अगर करना पड़ेगा तो क्या टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, समझ गए, क्या डालना है फेलिंग सॉल्यूशन है, फिर उसी टेस्ट ट्यूब में आधा सेंटीमीटर लिया तो आधा सेंटीमीटर दोनों, 1 सेंटीमीटर लिया तो, अब 1 सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं समझ गया ना, सेंटीमीटर में थोड़ी होगा, तो वॉल्यूम है, लैब गए नहीं, सीधा लैंड करेंगे कहीं सारे तो प्रैक्टिकल वाले दिन, तो शायद अंदाजा हो क्या कह रहा हूँ। तो दोनों इक्वल वॉल्यूम्स में मिक्स किया टी और बी, फिर इसमें आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे जिसको आपको पता लगाना है कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है, वही तो देगा टेस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर आप इसको हीट करते हैं, क्या पेपर में क्वेश्चन उसमें शीट में तो लिखते हैं हीट इट ऑन वाटर बाथ, टाइम वाइम होता नहीं हिंदुस्तानी में, तो सीधा फ्लेम पे टेस्ट ट्यूब कर दे 1 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ, और हीट किया तो रेडिश ब्राउन की, प्रैक्टिकल भी समझ आ गया। वहां पर लिख के आना है 2CO लिखना, 2CO के नीचे लिख देना कैपिटल में, CO के नीचे क्या लिखना सोल्यूशन, ये अपना एक वो इसको दे देगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहाँ क्या है Cu2 और इसका कलर है रेडिश ब्राउन या सिंपली ब्राउन। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का ध्यान दो, कॉपर का +2 होगा, -2 नेट न्यूट्रल तभी हुआ होगा, यहाँ पे 1 है इसका -2, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन इज एक्टिंग एज, हमने 1 सेंटीमीटर फेलिंग ए डाला, फिर उसी टेस्ट ट्यूब में 1 सेंटीमीटर फेलिंग बी डाला, और फिर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, और उसको फाइल में लिखना है, प्रैक्टिकल शीट में लिखना है वार्म्ड ऑन वाटर बाथ, प्रैक्टिकली सीधा फ्लेम पे हीट कर देना है, और हीट करके वहां रेडिश ब्राउन कलर लिखना है फाइल में, लेकिन वहां पे आ रहा होगा ग्रीनिश या मिट्टी जैसा कुछ कलर, डर्टी ग्रीन। नेक्स्ट एडिशन के बाद कीटोन का रह गया। अच्छा, कीटोन का अलग ही पीछे करा दिया था कि अगर आपके पास ये कोई कीटोन है तो इसको फिलहाल सिमेट्रिकल मानो या अनसिमेट्रिकल, एक साइड आर है एक साइड आर डैश है, तो इसको बोला अनसिमेट्रिकल। इसका ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड या एसिडिक K2Cr27, जिसे आप K2Cr7/H2SO4 भी लिख सकते हो, दोनों सही थे, साथ में हाई टेम्परेचर, इसको क्या देता है ड्रास्टिक कंडीशन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज के साथ भी ये हाई टेम्परेचर रख रहा है। तो क्या होगा C डबल बॉन्ड होके जस्ट बगल वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर जितने कार्बन है उतने कार्बन का एसिड बना देंगे बिना दिमाग लगाए, फालतू की कहां से आ गया, R एज इट इज, ये C का, और उधर की साइड भी यही करेंगे, R डैश CH2 और ये C का COH, कैसे बन गया दिमाग नहीं लगाना है। फिर इधर से काट देंगे, और जब इधर से काट देंगे तो इधर क्या रह गया R CH2 C, तो इस C का क्या बना देंगे COH, उधर क्या रह गया R डैश C, उसका COH बना देंगे, तो आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेगा, और इसको मैं बोलूंगा CC क्लीवेज हुआ है, C और C के बीच का बॉन्ड टूटा, और C और C का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वो भी टूट गया, तो इसलिए हमें, ठीक है सर, तो कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन ऑक्सीडेशन इन ड्रास्टिक कंडीशन दे गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले कभी बोला था पॉपऑफ्स रूल, ये C डबल बॉन्ड हो उस साइड जाना पसंद करता है जिधर कम आर हो, कंपनसेट कर देगा ना, तो अभी तो पता नहीं चल रहा, मान लीजिए इधर 2 कार्बन होते उधर 3 कार्बन होते, तो ये वाला C, तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता, तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम तो हमेशा चारों का मिक्सचर बना देंगे।
नेक्स्ट हेलो फॉर्म रिएक्शन, फिर एल्डोल क्रॉस एल्डोल। और हेलो फॉर्म रिएक्शन मैंने आपको बहुत आसान अंदाज में इस तरह से कराई थी, और आपको याद आ रहा हो हेलोजन वाले चैप्टर का एक कन्वर्जन भी बचा हुआ है, कन्वर्ट एसीटोन टू हेलो फॉर्म था शायद, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू हेलो फॉर्म, आयोडो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में CHX3 को हेलो फॉर्म कहते हैं। एक्स की जगह Cl रख दूं तो क्लोरोफॉर्म, एक्स की जगह Br रख दूं तो ब्रोमोफॉर्म, और एक्स की जगह I रख दूं तो आयोडोफॉर्म। अब इनमें वो पसंद करता है CHI3 को, आयोडोफॉर्म को, क्योंकि ये येलो सॉलिड है, यानी जब ये बनेगा तो वहां येलो पीपीटी आएंगे, और येलो पीपीटी आएंगे तो आपका एक तरह से कलर टेस्ट हो जाएगा, और कलर टेस्ट को हम केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में भी इजीली यूज कर सकते हैं। इसकी आगे की बात हमने पिछले चैप्टर में कर ली थी फर्स्ट में, कि इसमें बहुत ऑब्जेक्शनेबल स्मेल है, बैड स्मेल है। हालांकि इसे आप एज एंटीसेप्टिक पाउडर यूज कर सकते हैं, चोट पे छिड़क के इसको बांध सकते हैं, लेकिन बहुत बैड स्मेल आ रही होगी। इसमें से धीरे धीरे कौन निकलता रहता है, आयोडीन, और आयोडीन में टेंडेंसी है कि वो जर्म्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, जर्म्स को मार देगा, इसलिए आपका चोट जल्दी ठीक हो रहा होगा। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराते किससे हैं, I2 और NaOH के मिक्सचर से कराते हैं। I2 NaOH मिलकर अंदर गले NaOI नाम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइट, इन जनरल बोलता है सोडियम हाइपो हैलाइड। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन मेरे कोर्स में बस 4 लोग दिखा रहे हैं, ओनली पी अल्कोहल इथेनॉल, अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स बस एक, कौन, ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में बस एक एल्डिहाइड, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। दुनिया के सारे ओन टू और दुनिया के सारे ओल्ड। इतना अगर मैं ध्यान रख पाऊं तो मेरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोर्ड के पेपर में गलत नहीं हो। मैंने हटा दिया, बोलो क्या क्या मन में, ओनली प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, ओनली एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, ऑल टू ओन एंड ऑल टू ओल। टू ओन टू ओल समझ गए, जब सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है तो ओन टू या टू ओन, और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो, अब कैसे, C2H5OH, सबसे पहले ये लिखा था ओनली प्राइमरी अल्कोहल में, तो I2NaOH से रिएक्ट कराया हमने, तो मेरे दिमाग में अंदर क्या चल रहा है, अगर मुझे कोई गहराई वाली बात वो पूछ ले जो रेयर है, अंदर ये NaOI बन गया होगा। NaOI इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन, तो पहले वहां पर ये बन जाएगा। अगर मैं यहां से शुरू होता हूं तो ये सेकंड हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग क्या थी, एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब अगर मैं इथेनॉल से शुरू होता हूं वो भी पहले, और मैं सीधे एसिटाल्डिहाइड में ही डालूंगा क्या, तो भी होगा। और अगर मैं इथेनॉल में I2NaOH डालूंगा तो वो भी पहले, तो 2 कवर हो गए। अगर उसने बोला विद इथेनॉल तो यहाँ से शुरू करूंगा लिखना, उसने बोला विद एसिटाल्डिहाइड तो इस लाइन के पीछे वाला काट दूंगा, गैप कर दूंगा। अब I2NaOH से समझाने के लिए आपको बैलेंस बैलेंस कुछ नहीं करना है, मेरे को याद रहता है इससे, पता नहीं आपको क्या। 3 I2 से 6 I बने, 3 I2 से, तो ये जो H है, तीनों H, मैं पीछे लिखना भूल गया, नोट्स में लिखवाया था कि जिन कंपाउंड्स में CH3CO ग्रुप हो या जिन्हें ऑक्सीडाइज करके उनमें CH3CO ग्रुप लाया जा सकता हो, आपको जी मैं यहाँ OH लगा देता हूँ सर, उनमें भी CH3CO ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? नहीं। मैं यहाँ Cl लगा देता हूँ सर, उसमें भी CH3CO ग्रुप है, दे देगा? नहीं। इसमें मैं NH2 लगा दूँ तो फिर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हो? तो साथ में पहली शर्त याद रखनी है कि जिनमें CH3CO ग्रुप हो या जिन्हें CH3CO ग्रुप में ऑक्सीडाइज किया जा सकता हो, कौन, इन 4 में से, 4 में से। तो इन 4 में से क्या, दोबारा आके देखें, इसमें CH3CO ग्रुप है, लग तो नहीं रहा, ऐसे लिख दिया आपने, लो सर अब तो लग रहा है CH3CO ग्रुप है। तो CH3CO वाले 3H की जगह 3 I आ जाएंगे। I थे कितने मेरे पास, तो बचे हुए 3 I का क्या होगा, वो 3 I जो 3H आजाद हुए उनके साथ गले मिलके 3HI बनाए, क्या 3HI एसिड। और इसीलिए तो एरो पे ये कुछ चमकाना नहीं है, इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है याद रखने में, नहीं तो मैंने ऐसे हटावा CH3CO के 3H की जगह आना, क्योंकि घंटी क्या बज रही है मेरी, मुझे तो आयोडोफॉर्म बनाना है। आयोडोफॉर्म में C पर 3 I है, CHI3 में C पर 3 I है। अगला इसका क्या होना है, NaH वहां पढ़ाई है, तो इसका मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना चाह रहा होगा। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैसे कराऊं, काटा, इधर H इधर OH, क्योंकि मेरी नजर किस पे है कि किसी भी तरह CHI3 बन जाए। तो ये बन गया क्या, CHI3 येलो पीपीटी, और साइड में कौन, साइड में कौन, HCOOH, वो NaOH के साथ गले मिलके, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। शुरू किससे हो गई, या तो अल्कोहल से या एल्डिहाइड से, और मेन चीज के लिए इस पे ध्यान देना है कौन है, एसिड। भले कार्बन एक कम हो गया लेकिन है ना एसिड, तो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये येलो पीपीटी मिल गए, तो 2 रिएक्शन हो गई क्या मेरी, विद प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल भी हो गई और विद एसिटाल्डिहाइड भी हो गई। अब वो वाला क्वेश्चन साहब, कौन, ओल 2 हो गए क्या, 1 2 जितने आर होंगे 3 4 5 इसमें गिन लेंगे, OH इस पे 2 पे। अगर इस आर की जगह CH3 रख दूं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेरा वो वाला कन्वर्जन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिर से मैंने वहां क्या रखा, ये अंदर क्या कह रहा है, मैं तो NaOH नाम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, और सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं क्या, तो देखो कीटोन बन गया। अब ये कौन हो गया, ON2, ये कौन, 2OL, ये कौन, ध्यान दो 2ON। तो अगर OL2 से आया तो यहां से शुरू करूंगा, ON2 से आया तो यहां से शुरू करूंगा। अब मेरा सपना पूरा हो गया किस बात का, CH3CO दिख गया क्या मुझे। अब मैं जब I2NaOH से करूंगा तो क्या होगा, ये तीनों H की जगह I आ जाएंगे उसी अंदाज से, बिल्कुल CI3 CrO, बाकी सब एज इट इज। फिर से अगला स्टेप, फिर से क्या, हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम, कट गया, कट के क्या बना,
वही फंडा सब, इधर H ही देना है क्योंकि मुझे तो यहाँ OH, तो दिस इज CH3 येलो PPT और साइड प्रोडक्ट कौन, RCOOH नहीं RCONA। तो सचमुच में तो शायद ये साइड प्रोडक्ट जैसा होना था, कौन, हाइड्रोफॉर्म, लेकिन वो येलो PPT की वजह से मेरे काम का हो गया, उसे मैं पहले लिख के मेन प्रोडक्ट जैसा बना दिया। बोली आ गई क्या हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन समझ, वो वाला कन्वर्जन भी हो गया, नहीं हो गया आइसोप्रोपाइल वाला। बस इस R की जगह CH3, इस R की जगह CH3, इस R की जगह CH3, इस R की जगह CH3। नेक्स्ट वो कहता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्फा H। अब अल्फा H के नाम पे उसने एक बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन बना रखा है, बोलो बात समझ आई क्या। अगर मैं यहाँ H रख दूं तो ये कोई एल्डिहाइड है, और अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये कोई कीटोन है, कोई कस्ट, तो अभी एल्डिहाइड है कीटोन है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, बस मुझे इतना बताया कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट वाली कार्बन को, तो अल्फा कार्बन पे जो H हो उसे, तो अल्फा H मिल गया मुझे। तो जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्फा H होगा उनमें ये बात देखने को मिलेगी। क्या क्या मतलब इस कहानी का, ये पीछे ज्यादा जाना चाह रही है और आगे कम जाना चाह रही है। क्या कि अगर आपके वहां पर कोई OH नेगेटिव आया, कौन आया, चाहूँ तो B नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, बेस ये यहाँ से अल्फा H निकल लिया, अगर ये अल्फा H निकल लिया तो इस पे तो बहुत बड़ी बेईमानी हुई केमिस्ट्री वालों की, ज्यादा ही बड़ी, कि वो H जो कार्बन से बॉन्डेड है वो H भी एज H+ निकल रहा है, यानी उसमें भी एसिडिक करेक्टर, तो फिर तो एल्केन एल्कीन एल्काइन सारे होने चाहिए थे, पढ़े थे क्या आज तक। L9 में तो फिर भी जबरदस्ती बनाया था कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का H में एसिडिक नेचर, यहाँ तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का H है, उसमें भी हमने बोला ये बन कैसे गया, इसने बुद्धू बनाया हमारा, बोला इसका है कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल नहीं, डबल सिंगल डबल की जगह कौन नेगेटिव, क्या बन गया C डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, बोलो बन गया या नहीं। हमने बोला ये जो है एसिड, ये इसका कौन हो गया, कॉन्जुगेट बेस इज समवॉट स्टेबल, रो पीट कर स्टेबल ड्यू टू, तो कहानी से हमने क्या प्रूव कर दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो अल्फा H है वो एसिडिक जैसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड इज प्रेजेंट स्टेबलाइज्ड। तो वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये H महाराज एज H+ निकलने हटने वाले होंगे। तो अब इसमें वो दो नेम रिएक्शन पढ़ाता है, एल्डोल रिएक्शन, जिसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं है फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज नेम रिएक्शन। एल्डोल वर्ड में एल्ड आया एल्डिहाइड ग्रुप से, ओल आया एल्कोहलिक ग्रुप से, तो एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी देखने को मिलेगा और एल्कोहल ग्रुप भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए उस कंपाउंड को उसने जनरलाइज करा एल्डोल। बाद में कीटोल रिएक्शन भी हो गई, अब कुछ नहीं गई तो इसी में मानते हैं, दोनों से ही मानते हैं। कीटोल में क्या हुआ होगा, कीटोनिक ग्रुप भी रहा होगा और उसी कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप भी रहा होगा। क्या कहा इसने कि आपने ऐसा एल्डिहाइड, या मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, ध्यान से सुन लो क्योंकि इसके ऊपर राइट शॉर्ट नोट ऑन, अब तक किसी नेम रिएक्शन पे मैंने शॉर्ट नोट नहीं बोला था। क्या कहा था, जो रिएक्शन लिखोगे उसे वर्ड्स में लिख देना, लेकिन अगर आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को अगर आप वर्ड्स में लिखा है तो उसका शॉर्ट नोट नहीं बनेगा, ना एल्डोल में, ना क्रॉस एल्डोल में, और ना कैनिजरोज में। फिर क्या करना है, इसलिए ध्यान से, क्या दोनों सेम मॉलिक्यूल है फिलहाल, एरो के ऊपर दुनिया का कोई सा भी बेस रख दो, NaOH KOH BOH होल्ट वाइज भी लिख देता डराने के लिए, अजीब सा लगता है आपको, पता नहीं कौन आ गया। तो मेरी हिंदी में लाइन थी बस, उससे मेरा टफ से टफ भी एल्डोल रिएक्शन हो रहा था, अगर मेरी हिंदी की लाइन याद रह जाए, अल्फा H नोच कर दूसरे मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड O को दे दीजिए। हमेशा कौन सा वाला, इसमें 25 CH भी दिख रहे होंगे खूब सारा बड़ा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, मुझे कौन सा पकड़ना है उनमें से, सिर्फ अल्फा। अल्फा वाला हमने देख लिया किसको कहेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन का अल्फा H नोच कर दूसरे मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड O को दे देना। तो देखना देने पर ये बन गया क्या, दूसरे मॉलिक्यूल का हाल देखना, CH3 CHOH, क्योंकि उस पे कौन आ गया, O पे कौन आ गया H, तो बीच का जो पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, उनमें से एक को तोड़ूंगा तभी तो आएगा, दाड़े मार के कौन हो रहा है C, क्यों, वैलेंसी 4 से 3 रह गई, इसका एक बॉन्ड टूट गया, O तो शांत हो गया क्योंकि उस पे। अब जब इसका अल्फा H नोच लोगे तो ये क्या बचा, रीजनिंग के क्वेश्चन पे ध्यान देना, अभी हमने बोला अल्फा H निकला था H+, तो ये बचा, महाराज को इलेक्ट्रोफाइल बोलूं न्यूक्लियोफाइल बनूं, तो ये भी क्वेश्चन है, कोई लिख दिया एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी एल्डोल रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो अल्फा H हटा के उस C पे नेगेटिव चमका के कि दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो बने ये कहाँ जाएंगे पता तो है सबको, कहाँ जाएंगे C पे, और जब वहां गए तो क्या बन गया CH2, ये वाला CH2 है ये CHO। तो हमने बात में क्या सीख लिया, एल्डोल रिएक्शन इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हुआ, सचमुच में पाई बॉन्ड टूटा, इस C पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया और इस O पर कोई H+ आया, यही तो आया था। SCN ऐड करते वक्त इस पर Cn नेगेटिव आया था, इस पे H+ आया था, NaHSO3 ऐड करने पर इस पर SO3H आया था, इस पे Na आया था, बाद में वो इंटरचेंज हो गया था, H+ में तो लगभग। एल्डोल रिएक्शन इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें, तो क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इस कंपाउंड पे ध्यान दो, इसमें फंक्शन ग्रुप बड़ा कौन, एल्डिहाइड, ये भी फंक्शन ग्रुप है, वो भी सीनियर कौन है, एल्डिहाइड, इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा पे कौन महाराज है और अल्फा पे CHO, एल्डिहाइड भी इसी में है, अल्कोहल भी इसी में है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम, जनरल नाम एल्डोल, इसीलिए रिएक्शन का नाम पड़ा एल्डोल रिएक्शन। तो क्या बोलने वाले हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसकी जगह कोई कीटोन भी ले सकते थे, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, क्योंकि जब अल्फा एच होगा एक कम से कम, उसी अल्फा एच को नोच के तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भेजोगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच अंडरगो सेल्फ एडिशन, अपने में जुड़ाना जाके, ये दोनों सेम है या नहीं, अंडरगो सेल्फ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, क्योंकि एल्कली की वजह से H+ निकला था, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कॉल्ड एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर कीटोन से शुरू होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन रिएक्शन का नाम दोनों केस में हमारे कोर्स में एल्डोल रिएक्शन ही है। लेकिन अगर कहीं कीटोन रिएक्शन आ जाए तो बस क्या करना, कीटोन के साथ शुरू होने वाली बात, एल्डोल आ जाए तो खाली एल्डिहाइड्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एल्डोल में मुझे क्या लिखना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच, शर्त क्या है कि कम से कम एक। ये रिएक्शन जब मेरे को डायरेक्ट आती है, कोई रिएक्टेंट लिखा हुआ है एरो पे NH, मैं पहचान ही नहीं पा रहा कौन सी है, तो अब ध्यान रखो हमेशा, अगर एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है और एरो पे NH है, फिर देख लो उसमें अल्फा एच है या नहीं, अल्फा एच है तो इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन है। अब इतने पे रुक जाए तो दिस इज एल्डोल रिएक्शन, अगर तो इसको हीट कर दें, और कई जगह पे यहाँ पे कॉन्क H2SO4 भी लिखा है कुछ जगह, तो क्या होगा, अल्फा और बीटा, ध्यान दो पेन रोक के, बीटा वाला OH, H तो इधर भी है गामा पे, लेकिन नहीं, मुझे अल्फा वाला H निकालना है, क्या करने पे, हीट करने पे, क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इस कंपाउंड का नाम किसी को याद हो, कॉमन नेम इज क्रोटोनल डिहाइड। तो अब यहाँ पे अगर आ जाता हूँ तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो वहां पे उसमें लाइन ऐड क्या कर, मैं आ चुका था अल्फा, मैं आ चुका था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इफ इट इज heated elimination of water takes place and the product form is alpha beta unsaturated aldehyde या फिर alpha beta unsaturated ketone, then the reaction is called aldol condensation। तो हमारे यहाँ है नहीं ज्यादा बढ़िया से, अगर पॉलीमर चैप्टर होता तो ज्यादा समझ आता, दो चीज बस जुड़ के रह जाए तो एडिशन रिएक्शन, दो चीज जुड़े लेकिन जुड़ते वक्त कोई छोटी मोटी सी चीज निकाल दें जैसे पानी, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। दो चीज जुड़े तो एडिशन, और दो चीज जुड़ते वक्त कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, जैसे HCl निकाल दें तो कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें छोटा सा मॉलिक्यूल क्या, वाटर निकाला। शर्त क्या है, अल्फा एच होना जरूरी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, दिख तो रहा है सर यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, उस इंग्लिश में तो बदलना, करो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एसीटोन और एसीटोन की फोटो बना के एरो पे लिख लो BOH होल ट्वाइस। देखो सर मेरा तो यहीं पे हो गया, CH3 यहाँ पे H हटाकर CH3, यहाँ पर ये H हटाकर CH3, और यहाँ पे से एक H हटाकर, टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा आपका, चेक कर लेना। और फिर अगली लाइन में यहाँ पर इस H की जगह CH3, ठीक है सर, और यहाँ पर ये तो गायब ही हो गया, CH3 हो गया इधर CH, और इस वाले H की जगह पर CH3, ठीक है सर, चेक कर लिया। ट्रिक हल्की सी वही वाली काम कर गई, बस अल्फा H नोच कर दूसरे मॉलिक्यूल के O पे भेज दो तो बचे हुए हिस्से को फिर C पे भेजना ही पड़ेगा। एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या कहता है, इफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड और कीटोन्स, एंड और बीच में दो अलग अलग एल्डिहाइड हो या दो अलग अलग कीटोन हो या एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैविंग अल्फा एच, शर्त क्या है उन दोनों में से, एटलीस्ट यानी दोनों में भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक में अल्फा एच जरूर होना चाहिए। देन इफ बोथ ऑफ देम आर हैविंग अल्फा एच देन मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, 2 आर सेल्फ एंड 2 आर क्रॉस, ठीक है, एक तो कर ही दो सर, 2 डिफरेंट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। अब इसको मैं चमका रहा हूं इस तरह से लिखते हुए, ये मेरे को अल्फा एच चमक रहा और ये मेरे को दूसरे वाले का अल्फा एच चमक रहा। मैं फेयर कॉपी में, पेपर में, स्कूल में चाहूं तो पेंसिल ले जा सकता हूं और पेंसिल से छोटा सा ऊपर इसके ये लिख लूं और इसके ऊपर छोटा सा पेंसिल से ये लिख लूं, अल्फा एच नोच कर उसके पास भेज दूं, क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, ये H जब O पे पहुंचा, इस C से क्या जोड़ दूं, बचा हुआ CH2 CHO, बोलो समझ आ रहा है या नहीं। इसका अल्फा एच नोच कर उसके ऊपर भेज दूं, वो क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3, समझ आ रहा है। और फिर ये जो रह गया CH2 C पे आएगा इस पे, और इस पर ये दोनों कौन है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स आ रहा है। फिर इसका अल्फा एच उस पे भेजूं, इसका अल्फा एच उस पर भेजूं तो क्या बने उसका, CH3 C CH3 OH, देखो ये H जब वहां पहुंचा दो, अब ये C परेशान है, बचा कौन, CH2 CHO, फिर इसका अल्फा एच उस पे भेजूं तो क्या बने उसका हाल, CH3 CHOH, OH बेचारे को साइड में ले लो या तो नीचे या ऊपर, उसे आपको लिखना आसान पड़ा रहेगा। अब यहाँ कौन रह गया, ये H जाने के बाद CH2, उस पर एक C है, उस पर एक डबल बॉन्ड O है और उस पर एक CH3 है, ये दोनों क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स और ये दोनों सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स। और उसने बोला नहीं मुझे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन चाहिए, तो फिर यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल के, कीटोनिक ग्रुप ये है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा, तो यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल के, फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हुआ अल्फा
और ये हुआ बीटा, तो इसका H और इसका OH निकाल के, और ऐसे ही ये अल्फा ये बीटा, तो इसका H और इसका OH निकाल के, ये 4 क्या हो गए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें सचमुच में ये 2 सेल्फ एल्डोल है और ये 2 क्रॉस एल्डोल, और एक ही में अल्फा एच होगा, तो एक सेल्फ एक मी अल्फा एच है तो वो अपने साथ और वो अपना अल्फा एच दूसरे पे, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, एक सेल्फ और एक क्रॉस। लेकिन जब एक ही में अल्फा एच है, मेरी पूरी बुक में जहां भी कहीं अगर ऐसा है तो उसमें उसने सिर्फ क्रॉस वाला बना रखा, सेल्फ वाला नहीं बना रखा। लेकिन आप बनाते हो, अगर बनाना चाह रहे हो तो उसे सेकंड नंबर पे बनाना, पहले कौन सा, क्रॉस वाला, क्योंकि जब 2 डिफरेंट है तो पहली इच्छा किसकी, उसे देखने की, क्रॉस को ही देखने की। ठीक है जी, कार्निजोरोज रह गया था, ये हो गया था। कार्निजोरोज में पहली शर्त ओनली एल्डिहाइड्स, एल्डोल में शर्त थी एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें शर्त है ओनली एल्डिहाइड। दूसरी शर्त नो अल्फा एच, वहां शर्त थी हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा एच, तो बिल्कुल उससे उल्टा सीन था। क्या होना है, आपने एल्डिहाइड लिया कोई जिसमें अल्फा एच नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे एच नहीं है, इसलिए अल्फा एच। इस वाले एल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच होने का कोई, तो अगर आप इसको ट्रीट करते थे कॉन्क एंड एक्वस एल्कली से, तो कई जने तो यहाँ कंफ्यूज होता है कि जी कॉन्क और एक्वस एक साथ कैसे हो सकता है, तो कॉन्क और डाइल्यूट एक साथ नहीं हो सकता, या तो डाइल्यूट सोल्यूशन या तो कॉन्क एक्वस तो हो सकता है। एक्वस मतलब पानी में KOH घुला हुआ है तो एक्वस, NaOH घुला है तो एक्वस NaOH, खूब सारा NaOH घुला है तो कंसंट्रेटेड, लेकिन है तो वो एक्वस ही, क्योंकि घुला तो पानी में ही है। तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन, तो सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन होकर और ऑक्सीडेशन होगा, CHO से क्या COOH, और COOH Na को देखकर क्या बना लेगा, बोलिए आ गया क्या नहीं सबको, सबको आ गया तो गलत आया फिर से, यही गलती पिछली बार भी करके दिखाई दी। यहाँ पर 7 कार्बन है 6 रिंग में और एक रिंग से बाहर, और ये 5 कार्बन 6 कार्बन, कार्बन कम नहीं करना है, ये सबसे कॉमन एरर है जो इसमें होती है, कई जने अभी हाँ हाँ बोले, CHO का CH2H और CHO का ही COOH। अगर ये वाला लेंगे तो एक कार्बन का, तो एक कार्बन का अल्कोहल और एक कार्बन का एसिड, और एक कार्बन का एसिड के नाम पे HCOOH, वो फॉरन Na के साथ रिएक्ट करके, तो शॉर्ट नोट लिखना पड़े तो क्या, कार्निजोरोज में ओनली एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा एच in presence of conc aqueous alkali undergoes self reduction as well as oxidation, that is disproportionation, to give corresponding alcohol and salt of carboxylic acid, acid नहीं salt of carboxylic acid। ठीक है सर, है नहीं फिर भी कई बार वो क्रॉस कैनिरोज बोर्ड में तो आने का कोई चांस नहीं है, क्रॉस कैनिरोज जैसे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस कैनिरोज में इतनी ट्रिक है कि व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा एच, तो दोनों एक ही में ले लिए। यहाँ फिर से कॉन्क एंड एक्वस एल्कली, क्या ध्यान रखना, जिसमें कम कार्बन है उसका सॉल्ट बनाएंगे और जिसमें ज्यादा है उसका अल्कोहल, बस ये ध्यान रखना, कम वाले का सॉल्ट यानी HCONA और ज्यादा वाले का अल्कोहल यानी CH2OH, तो पेपर में आना नहीं चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव में अलग से कहीं फंस जाए तो। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, टॉलेंस टेस्ट कौन देते थे, फैलिंग टेस्ट कौन देते थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, लेकिन ये साहब का क्या नाम, कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम इज मिथेनोइक एसिड, लेकिन ऐसे देखें तो क्या लग रहा है देखने में, एल्डिहाइड ग्रुप, तो टॉलेंस रिएजेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, और चाहे तो क्या लिख सकता है उसकी जगह Ag2O, और फैलिंग्स CO, तो दिस इज टॉलेंस, दिस इज फैलिंग्स, तो दोनों केस में इसमें सिल्वर मिरर आ जाएगी, इसमें भी रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, मतलब फॉर्मिक एसिड एक एक्सेप्शनल केस है जो टॉलेंस टेस्ट भी दे देता है और फैलिंग्स टेस्ट भी क्यों दे देता है, रीजन समझ आ गया कि उसके स्ट्रक्चर में लगता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, समझे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमने पहले कभी बात की हुई है, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो, ये याद रखने का तरीका है, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये बीच में से ऐसे मानो जैसे CO2 निकल गया, और ये दोनों H, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या दे रहे हैं O, तो O लेके क्या बन जाएगा H2O, तो फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, फॉर्मिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन हो कभी तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कैसे, ये बीच का CO2 दोनों H, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O खा के वो H2O। हमने लैब में टाइट्रेशन में ऑक्सिलिक एसिड वर्सेस KMnO4, तो वहां पे भी ऑक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, CO2 और H2 बन रहा है, वहां भी COOH, समझ गए, तो यहाँ भी क्या CO2 और H2O, तो ऐसे CO2 और H2O बन रहा है। बड़े अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इन जनरल RCOOH, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में खास बात क्या है, 1 से लेके 4 तक हाईली वाटर सॉल्युबल, उसके बाद क्या होगा, घुलेंगे, सॉल्युबिलिटी लेकिन कम हो रही होगी, पुराना फंडा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में घुलते भी थे उनमें सब में कॉमन बात क्या थी, कार्बन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती जाती थी हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने से।
फिर कह रहा है C1 से C9 तक जो है लिक्विड्स हैं, C1 से C9 तक लिक्विड्स हैं। इसके ऊपर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसा सकता है। और हायर जो है 9 से ऊपर वो क्या हो गए, हायर जो हो गए वो वैक्स लाइक सॉलिड हो गए। वैक्स लाइक से इसका मतलब शायद क्या है, अगर वैक्स छुआ हो तो कुछ ऑयली सा हल्का, तो इसलिए बोला होगा शायद वैक्स लाइक सॉलिड। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते होंगे इसलिए बोला होगा वैक्स लाइक। एक बोला था फैटी एसिड्स, किनको बोला था, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स 12 से लेके 18 या 19 कार्बन तक वाले जो है उन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स क्या होता है, एस्टर्स होता है। फैट्स क्या होता है, बेसिकली एस्टर्स होता है। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलना होता है चीज, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे 12 से 18 कार्बन तक का एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो उन सबको क्या कह दिया कि तुम सब फैटी एसिड्स हो। ठीक, यहाँ एक अजीब सी बात क्या थी कि बेंजोइक एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नहीं तो हमारा दिमाग पकड़े हुए जी एसिड है तो लिक्विड ही होता होगा। तो बेंजोइक एसिड सॉलिड, और ऐसा सॉलिड जिसकी क्या खासियत, सबलाइम, यानी सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। और खास बात, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर और सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो हो सकता है आपके स्कूल में भी दिखाया मिलवाया जाए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पे स्कूल लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड ही होता है जो सॉलिड हो। यूरिया खाया, यूरिया की जरूरत पड़ती नहीं। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और सॉलिड है, और कैसा सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होना ही है बिना किसी कहानी के। चलें बड़े, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक्स की हमने पहले ही कर ली। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आइए, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में शायद थोड़ा टाइम बचवा दो आप मेरा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पढ़ लिया क्या, प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी से तो गाड़ी, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग वाले लगा दूं, स्ट्रॉन्ग वाले कौन, KMnO4, चाहे तो न्यूट्रल मीडियम में, चाहे एसिडिक मीडियम में, और चाहे बेसिक। न्यूट्रल वाला कहीं नहीं यूज कर रहा, बस यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ था, हर जगह या तो एसिडिक यूज कर रहा था या CrO3 साथ में किसके, H2SO4। जब H2SO4 लिया था तो नाम जोन्स रिएजेंट, तो वो भी क्या होता था, सीधा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आ गया। और ये महाराज तो है ही हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहाँ पे ले जाके रोकेंगे, डन कर लिया इसी चैप्टर में या पिछले में है कि बेंजीन रिंग को, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है नहीं, बेंजीन रिंग पर अगर एल्काइल ग्रुप लगा है, तो मैं हमेशा यही लाइन बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा अटकते हो उसके कन्वर्जन में जाके। बेंजीन रिंग में 25 कार्बन वाला भी एल्काइल ग्रुप क्यों ना लगा हो, तो भी प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही है। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या है, बेंजोइक एसिड ही है। यानी बेंजीन रिंग को जस्ट जो C छू रहा होगा वो COH बन जाएगा। बाकी सारे कहाँ जाएंगे घूमने फिरने हमें नहीं पता, CO2H2 बन जाएंगे, लेकिन हमें मतलब नहीं है। एक एक्सेप्शन बस क्या है कि ये वाला C टर्शरी ना हो, तो वो कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता सकता है इस चीज को, वैसे तो कहीं नहीं बता। बेंजीन रिंग को छूने वाला C टर्शरी, अगर टर्शरी है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा, क्या बन रहा मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किससे कराना है, तो चाहे आप एसिडिक KMnO4 से कराइए, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराइए, बस एल्कलाइन KMnO4 अगर आप यूज करते हो, हालांकि एनसीईआरटी वाला पहले ही बोला कभी मानना कभी नहीं, एल्कलाइन KMnO4 से जब भी कहीं ऑक्सीडेशन कर रहे हो और एसिड बन रहा है, तो सचमुच में मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए क्योंकि बना हुआ एसिड एल्कलाइन KMnO4 में जो एल्कली है उसके साथ सॉल्ट बना लेगा या नहीं। चले, तो कन्वर्जन में मैं इसलिए एल्कलाइन KMnO4 यूज करता नहीं, क्योंकि वो मेरे से सॉल्ट तो बनवा नहीं रहा था कन्वर्जन में, तो मेरे से वो बनवा रहा तो एसिड ही बनवा रहा है, तो मैं पहले सॉल्ट बनाऊं फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं, इसलिए अच्छा है कि मैं एसिडिक KMnO4 नहीं तो अपना ब्रह्मास्त्र ला दूं सीधा K2Cr27/H2SO4, उसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, एसिड बन के रहेगा। चले, अब डाइल्यूट HCl उस जादू का नाम जो CN को याद है ना सबको, तो यहाँ से काट के इधर H2 इधर हो दिया, अगर कॉन्क HCl है तो एक पानी क्या बन गया, RCONH2 एमाइड। लेकिन अगर डाइल्यूट HCl है तो एक H2O और दे दिया, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करते हो, डाइल्यूट HCl से तो डरा है, लेकिन अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करते हो तो भी बन जाता है। बस फिर से दिक्कत क्या आएगी, ये बना हुआ एसिड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की एल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, और मेरे कन्वर्जन फिर से फंस जाएंगे। इसलिए मैं याद क्यों रख रहा हूँ कि एल्कलाइन भी हो सकता है, भाई लिखा हुआ आ गया वहाँ RCN के ऊपर एक्वस एल्कली एक्वस एनएच करके कुछ, तो नहीं मुझे आता नहीं है क्या करना, एसिड ही बनाना, RCOH ना लिख के क्या लिख देना, RCO नेगेटिव, डन। एमाइड का हाइड्रोलिसिस, एमाइड बना हुआ है, अभी हमने एमाइड का ही तो फर्दर हाइड्रोलिसिस किया था, तो एमाइड पहले से बना बनाया एमाइड आया साइनाइड के बजाय, तो फिर से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से किससे, अब ये नहीं कि जी एक ही कदम जाना तो कॉन्क HCl लगा दूं, बदमाशी देखना, RCN से कॉन्क HCl करता हूं तो एमाइड, RCN से डाइल्यूट HCl करता हूं तो कार्बोक्सिलिक, एमाइड से कॉन्क HCl करता हूं तो कुछ नहीं, पता नहीं, कॉन्क HCl से एमाइड कुछ नहीं, डाइल्यूट HCl से ठीक है, कभी मैथ्स लगा दो। चले, तो देखो ये सब करे हुए हैं। RMGX को अगर हाफ O2 खाने को मिले, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ क्या करूं, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ। रेनाल्ड के MGX को ऑक्सीजन मिले तो MGX की जगह CO2 से साथ करके हाइड्रोलिसिस करूं तो डायरेक्ट, कैसे करके बोल रहा हूं कि MGX को O2 मिले तो ROH बन जाएगा, MGX को CO2 मिले तो RCOH बन जाएगा। कौन, एसिड क्लोराइड। क्या सपना आ रहा है, काश ये यहां से कट जाए,
इधर H और इधर OH आ जाए तो काम हो जाएगा या नहीं? तो हाइड्रोलिसिस कराना किससे करवाऊं? तो ध्यान दो, इधर भी एसिड, इधर भी एसिड, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस कराऊं? तो पहली बात तो कह रहा खाली पानी से करा दो तो भी हो जाएगा। दूसरी बार वो कह रहा है कि एसिडिक कराऊं या अल्कलाइन कराऊं, तो मेरा मन करता है अल्कलाइन करा दो। क्यों? एल्कली बनने वाले दो एसिड्स में से किसको पहले पकड़ेगा? जो स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर कौन? ये तो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, तो वो इसको पकड़ेगा और मैं भी जा रहा है इसे पकड़ ले, इसलिए अल्कलाइन। तो भी क्या मेरे प्रोडक्ट तो ये रहा, बनी बात। एसिड हाइड्रोलिसिस किसका? एनाइड्राइड। इसका एनाइड्राइड, बस पानी डालना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल के ही तो एनाइड्राइड बना था। एनाइड्राइड तो वैसे भी उसके साथ लगाते हैं जो हर वक्त पानी पकड़ने को तैयार बैठा हो, बस सिंपली पानी डाला और पानी डालने से ही, बोलो आ गया कि नहीं? कोई मीडियम मीडियम की जरूरत नहीं है, बात तो सही है। सर कह रहे कि पिछली बार आपने जब RCOCl का हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन कराया था तो आपने सॉल्ट बनाया था, इस बार तो आपने क्या दिया? सॉल्ट HCl बनाएगा, तो सॉल्ट HCl ही बनाएगा सर, पिछली बार वाले में चेंज कर लो, ठीक है? तो जनरल मैंने सॉल्ट लिख दिया, वो सॉल्ट HCl वाले के साथ सॉल्ट बनेगा, तो गलत भूल गए पिछली बार। ये कौन है? कौन है कंपाउंड? एस्टर। इससे मुझे एसिड बनाना है, क्या करूं? डाइल्यूट H2SO4। क्या करेगा डाइल्यूट H2SO4? हाइड्रोलिसिस। ऐसे करके लिखा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, ये एरो पे लिख रखा है H+, एरो पे लिख रखा है वहां H+, तो वो किसमें था? डाइल्यूट H2SO4 से कट गया, इधर H और इधर OH, क्या हो गया? RCOH+। सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही तो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बस वहां पे R का नाम CH3 COO C2H5 + H2O लिखता तो शायद जवाब आ जाता। और इसके साथ में एक रिएक्शन में बात और बता रखी है, हालांकि अगर मैं इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊं तो क्या होगा? बना हुआ RCOH फॉरन बना लेगा, और इस सेकेंड वाली रिएक्शन का नाम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है, चाहे सोप बने या ना बने। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सोप भी इसी से बनाते हैं, बस फर्क क्या होता है, जब सोप बनाते हैं तो ये R जो होता है ये फैटी एसिड वाला होता है, 12 से 18-19 कार्बन तक का अगर ये है तो उस केस में जो सॉल्ट बनता है वो वो जो सॉल्ट बनता है वो सोप का काम करना जानता है। सबसे फेमस सोप सोडियम स्टेरेट में कुछ हिंदी आती हो तो 17 की फीलिंग आ रही है क्या? तो C17H35 होंगी, अल्काइल का फॉर्मूला आता हो तो 34 2n+1, और फिर COONA, दिस इज सोडियम स्टेरेट। याद रहेगा ट्रिक, टोटल 18 कार्बन है, समझ गए? तो 17 तो मुझे फॉर्मूले के लिए चाहिए, C17, CONA तो लगाना ही है जो मुझे सोप बनाना है। तो इस रिएक्शन के बारे में काइनेटिक चैप्टर में क्या खास की था, कहा था अगर डाइल्यूट H2SO4 वाली कर रहे हैं तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर, और अगर एल्कली वाली कर रहे हैं तो इट इज सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर वाली में सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एसिड वाले केस में, और एल्कलाइन में उसकी कंसंट्रेशन पर भी और एल्कली की कंसंट्रेशन पर भी, इसलिए सेकंड ऑर्डर। लो जी, रिवर्सिबल। क्यों? बताइए, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पिछले लेसन में पढ़ के है, इसमें क्या लिया था? एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर, नहीं करा था? इसलिए रिवर्सिबल का साइन लगा देता है, एक बार को नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ऐसे करके पूछता कि ये जब हम एस्टर से हाइड्रोलाइज करके एसिड बना रहे हैं तो अल्कोहल इज इमीडिएटली रिमूव्ड, व्हाई? कि अल्कोहल इमीडिएटली से रिमूव करते रहते हैं कि उसे हटाएंगे तभी रिएक्शन आगे जाएगी, नहीं तो पीछे चली जाएगी। जब उल्टा जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं कि जब हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा रहे होते हैं तो द वाटर फॉर्म्ड इज कंटीन्यूअसली रिमूव्ड, तो फिर क्या जवाब? कि अगर उसे नहीं हटाएंगे तो वापस पीछे जाने लगेगी, तो इसलिए हम उसे वाटर को हटा रहे हैं। जब फिजिकल हमने कर लिया, एक लाइन भूल गए फिजिकल में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर में तो डिसोसिएट हो रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा I-1/n-1, याद आ गया? आई कौन? वेंटो फैक्टर। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डालेंगे तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा आता था। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में या टोल्यूइन में डालते थे तो इट अंडरगोज एसोसिएशन, इट अंडरगोज डाइमराइजेशन, और अल्फा की वैल्यू आई की वैल्यू लेस देन 1 आ गया याद? तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में H+ नहीं दे रहा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या बनाता है? डाइमर। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप बॉयल कर रहे हैं तो गैसियस फेज में, वेपर फेज में आने के बाद भी वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल तब भी आपस में जुड़े रह सकते हैं। तो वेपर फेज में ये क्या लिखो यहाँ पर, वेपर फेज में और किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या खासियत कर रहे हैं? एग्जिस्ट एज डाइमर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जगह वो एप्रोटिक सॉल्वेंट लिख दे तो भी बात वही चलेगी इस केस में। एप्रोटिक मतलब जो H+ नहीं दे रहा। चले, हाँ जी। फ्रॉम एल्कीन्स मेथड रह गया, पहले कराया था। देखो सर, फ्रॉम एल्कीन्स अगर पहले कराया था तो फ्रॉम एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो इधर भी हो इधर भी हो, ठीक? बना कौन? एल्डिहाइड, और इधर भी एल्डिहाइड। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है जैसे KMnO4H+ या और बढ़िया K2Cr2 7/H+, तो बना हुआ एल्डिहाइड फर्दर 2 RCOH बन गए। कब? अगर K2C7H+ है, या फिर मैं तो सेकंड वाला अवॉइड ही करता हूँ, जब मुझे स्ट्रॉन्ग करना हो तो कन्वर्जेंस में मैं ये लगाता हूँ। ट्रिक समझ आई क्या?
जहां डबल बॉन्ड है काट दो अपने दिमाग में, या रफ पेज पे या फेयर कॉपी भी पेंसिल से। जो इधर एल्डिहाइड बना उसका भी एसिड बना दो, जो इधर एल्डिहाइड बना उसका भी एसिड बना दो। काम की बात ये है, अगर एल्कीन ऐसा कुछ हो, अभी भी तो एल्कीन ही है। अब अगर आप इसका वही एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड कर रहे हो तो दिमाग में फिर से काटा। उधर क्या बना, RCHO। RCHO का तो बन गया RCOOH। इधर कौन बना, ध्यान दो पेन रोक के, RCR डबल बॉन्ड हो, कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन तो ड्रास्टिक में तो इसके साथ हाई टेम्परेचर भी लेते थे, वो तो लिखा नहीं है इसकी गाड़ी। तो अगर इधर की साइड में ये कर दूं तो अब गाड़ी कीटोन भी समझ गए। देख लो सर, वो एक जब आप NCERT करोगे तो उसमें टकरा जाएगा। ये साइक्लोहेक्सीन है, इसको अगर आप K2Cr2O7/H+ कर रहे हो तो ये कटेगा। कटेगा तो यहाँ पे जो CH है क्या है CH, तो इधर भी एक हो और इधर भी एक हो, क्या बन गया, बनाना मतलब ये अगर कोई बना रहा हो तो CHO 1 2 3 4, CH2 4 बार और फिर ये CHO, हेक्सेन डायल। कट गया, ये समझ आया। ये कितने CH2, 4 CH2, इस कोने वाला CHO बन गया, वो भी CHO बन गया। इसकी नंबरिंग करो, IUPAC के लिए कितने कार्बन, 6, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए हेक्सेन, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए डायल। तो मैं और अच्छा लिखना चाहूँ तो हेक्सेन 1,6 डायल। 1,6 नहीं भी लिखता तो इस केस में चलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कोने पे ही हो सकता है, बीच में तो हो ही नहीं सकता, समझे। लेकिन अगर मैंने एरो पर ये स्ट्रॉन्ग लिखा है तो ये CHO बनने के बाद और ये CHO बनने के बाद COH, तो अब बन गया हेक्सेन डाइओइक एसिड, और इसी का कॉमन नेम एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड ऐसे ही है पेपर में नहीं, इसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में आइए, पहली रिएक्शन उसने बोली एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो अभी बात हो गई थी एनहाइड्राइड कैसे बनता है। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, किसी चीज में से पानी निकाल दे तो उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। बेसिक फंडा तो यही है। ये कौन है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में जो बन गया होता है CO2 घुलने से, इसमें से मैथ्स की तरह H2O माइनस कर दो, क्या बना, तो CO2 का एक नाम कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाम एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। CO2 का एक नाम क्या हो सकता है, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो अब देखो, इसमें से मुझे वाटर निकालना, तो एक मॉलिक्यूल में से तो वाटर निकल नहीं पा रहा, तो 2 है, एक H चाहिए, 2 H, एक हो, इन्हें का 2 पकड़ लो, पकड़ लिए 2 जी, 2 पकड़ लिए तो हाँ या नहीं। अगर ये एसिटिक एसिड था तो एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों प्रोपेनोइक एसिड थे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एक इथेनोइक एसिड था एक प्रोपेनोइक एसिड था तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ खास क्या है कि आपने पानी निकाल तो दिया, कैसे निकाला, या तो आप सिर्फ हीट कर दीजिए, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद है कौन, हीट में गलत बोल गया, या तो आप कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दीजिए, पुराना बचपन वाला। पूरे कोर्स में बस एक ही जगह दिया हुआ ये P2O5। P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और एंट्रेंस एग्जाम वाले P2O5 को ज्यादातर P4O10 लिखते हैं। इसका मतलब इट एग्जिस्ट एज डाइमर। P2O5 और P4O10 एक ही बात हमारे लिए, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। चले बड़े, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है हमारे पूरे कोर्स में, एक बार दर्शन देने आता है कौन, फास्फोरस पेंटॉक्साइड ऑर्गेनिक में, और वहां वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन। चले, क्या नाम रिएक्शन का, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एरो पे क्या लिखूं, डाइल्यूट क्यों, पानी डालना है निकालना है, पानी निकालना है तो कौन H2SO4। खास क्या था, इनमें फ्रूटी स्मेल होती है। दूसरी खास बात ये थी कि आप इसकी जगह ड्राई HCl भी यूज कर सकते हैं, और रिएक्शन को फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मेरी बुक में नाम नहीं दिया, फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे बोर्ड के पेपर में तो शायद नहीं पूछे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड बिहेव्स एज बेस। डब्बा देखो किस पे बना, एसिड के H पे या OH पे। जबकि अगर मैं आपका बुद्धू फिलहाल बनाने के लिए इस पे H और इस पे OH लगा दूं तो भी देखो प्रोडक्ट ये बन रहे। लेकिन जब मैकेनिज्म स्टडी किया गया तो पता चला एसिड से OH निकलता है। तो एस्टेरिफिकेशन में एसिड एसिड जैसा नहीं, बेस जैसा, जब उसमें से OH निकल रहा हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, ये सब हेलोजन की सोर्स है क्या, तो पहले चैप्टर की पढ़ाई की ट्रिक, कार्बोक्सिलिक एसिड के और अल्कोहल के, फिनॉल के नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और OH को अगर हेलोजन की सोर्स मिलती है तो अपने OH को किक करके हेलोजन इनवाइट कर लेता है। लेकिन जब अल्कोहल होता था तब हम यहाँ पर X2 रेड फास्फोरस भी लिख देते थे। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हेलोजन की सोर्स के नाम पर अगर Cl2 रेड फास्फोरस आ गया, मुझे बात बदलनी पड़ेगी, स्पेसिफिक लेना पड़ेगा। तो उस केस में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का H हटकर Cl आ जाएगा और नाम हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। कॉमन नेम अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड या फिर 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। दोबारा करा दूं तो एक और Cl आ जाएगा, तो क्या 2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड। दोबारा करा दूं तो होगा, लेकिन सिर्फ किस पर, इस रिएक्शन का नाम HVZ रिएक्शन। क्या बोलूं, क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्काइल पार्ट में सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी तो सब्स्टिट्यूशन जैसे ही हो रहा है, H की जगह Cl आ रहा है, लेकिन वो एल्काइल पार्ट में नहीं हो रहा, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो रहा है। HVZ रिएक्शन बोर्ड वालों की फेवरेट रिएक्शन है अमंग नेम रिएक्शंस। 3 लोगों का, हेल, वोल्हार्ड,
जेलेंस्की रिएक्शन। तो पूरा नाम आए तो HVZ आए तो यही करना। तो एक बात खास है कि अगर मैं अल्कोहल के साथ Cl2 फास्फोरस कर दूं तो C2H5Cl, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ Cl2 फास्फोरस कर दूं तो OH, CH3 वाले से एक एच के Cl आ रहा। अब अगली रिएक्शन जो हम गलत करते ही करते हैं, हाँ यहाँ भी अगर मैं SOCl2 करूंगा तो खास बात क्या, साइड प्रोडक्ट फिर से SO2 और HCl गैसियस होंगे। अब आपका नंबर है, आपने आंसर देना है। अगर मैं इस एसिड को इस बेस के साथ रिएक्ट करा दूं, मैंने हिंट दे दिया सचमुच में, क्या बनाऊं कि जब भी पेपर में रिएक्शन आती है मैक्सिमम टाइम ये गलती करके आते हैं सब। अब मैंने अभी हिंट दे दिया, ये एसिड है ये बेस है, तो इनका फर्ज बनता है कि ये सॉल्ट बनाए, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हीट कर दे तो इसमें से यहाँ से 2H, पेन रोक के देखा करो ना, यहाँ से 2H, यहाँ से एक O निकल जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा। और फिर अगर मैं सीधा वहां जाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूं, NH3 हीट, सीधा वहां जाना चाहता हूं तो, और कुछ जगह NH3P2O5 भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि P2O5 भी क्या करेगा, वाटर निकाल देगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम समझेगा क्या, तो अगर हीट नहीं लिखा तो किस पे रोकना है, सॉल्ट पे, और हीट लिखा है तो एमाइड पे। अब इस एमाइड की क्या खासियत थी, इसकी क्या खासियत थी, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर की बात है, लेकिन किसी भी एमाइड के साथ Br2NaOH लिखा आ गया तो जैसे ही Br2NaOH देखो, क्योंकि हमने वहां कहीं ब्रोमिनेशन वगैरह करे थे तो Br2 के साथ NaOH कभी नहीं आता था, Br2 के साथ NaOH आ गया तो 99.99% है कि हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन है। ब्रोमीन और ब्रोमो, तो नाम याद आ जाएगा, ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, यानी एमाइड का भी कुछ है। तो एमाइड के साथ Br2 और NaOH आ गया तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। और दुखी देने के लिए वो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, अगर आप कल थे तो, हेलो फॉर्म रिएक्शन में I2NaOH में NaOI बना था, उसी तरह यहाँ अंदर NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड बना हुआ हो सकता है, और आप इसी को इन शॉर्ट ऐसा लिखा हुआ भी पा सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी लिखा आ गया और इधर एमाइड है तो इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और वो कुछ हुआ इथेनॉल और ON2OL2, तो फिर हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, और वहां फिर हम क्लोरो आयोडो फॉर्म की बजाय ब्रोमो फॉर्म, तो वो कभी आया नहीं। तो अगर एमाइड बना है तो, और ये क्या है, एन साहब रिप्लेस रीअरेंज होते हैं, सी का साथ छोड़ के किस पे चिपक जाता है, आर पे, सी का साथ छोड़ के किस पे चिपक जाते हैं, आर पे, क्या बन गया, RNH2, CO2 घूमने चला गया, CO2 बन बना के वो अपनी जेब से वो निकाल के देता है। तो काम की बात क्या कि एमाइड में अगर N कार्बन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करने पर एमीन बनेगा, और एक कम कार्बन का, एक कम कार्बन का, एक कम कार्बन कम करने के दो तरीके, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम NaOHCO, और दूसरा हॉफमैन ब्रोमाइड। एक कार्बन बढ़ाने का बेस्ट तरीका KCl, एक से ज्यादा बढ़ाने का, एक से ज्यादा बढ़ाने का NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr, याद आया, और डबल करने का या तो वुड्स रिएक्शन या फिर एल्डोल, एल्डोल में भी डबल सेल्फ एडिशन या सेल्फ कंडेंसेशन। अब इस वाली रिएक्शन में एरर समझ आ गई। अब लास्ट बचती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन। तो रिडक्शन हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ लिया था, देखो याद करके, अगर ब्रह्मास्त्र से कराते थे तो गर्दन ही कट जाती थी, 2H इधर 2H इधर, ब्रह्मास्त्र कौन, तो जरा सोचो अल्कोहल का ब्रह्मास्त्र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रह्मास्त्र एजेंट से रिडक्शन कराए तो आ गया। अब ये एक एडिशनल बात है, जैसे वहां पे एक P2O5 बदमाशी करा एक जगह पूरे कोर्स में, ऐसे डायबोरेन एक बदमाशी कर रहा है पूरे यहाँ पे। डायबोरेन मेरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आया था, इससे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्कीन लेते थे, और एल्कीन की B2H6 के साथ या BH3 के साथ रिएक्शन करा के ट्राइलकाइल बोरेन, और फिर उसका H2O2 और पेरोक्साइड OH नेगेटिव, नहीं याद आ रहा कुछ भी, तो उसमें डायबोरेन होता था, और डायबोरेन होने से ओवरऑल प्रोडक्ट इज एज इफ एडिशन ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस इन एल्कीन एज पर एंटी मार्कोनी का रूल, तो वो एल्कीन के साथ होता था, एडिशन ऑफ वाटर होता था। अब यहाँ ना तो एल्कीन है ना वाटर है, तो फिर क्या, तो डायबोरेन कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में भी काम आ रहा है, LH कर रहा है, वही काम B2H6 कर रहा है। तो ये ब्रह्मास्त्र रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, लेकिन मेरे पूरे कोर्स में कहीं नहीं दिखेगा ना, मुझे कहीं लगाना एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन। ये दो अलग से चमका के रख लो कि P2O5 क्या करता, P2O5 क्या करता, डिहाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन ही तो कराया था अमोनियम सॉल्ट का, RCOONH4 का। अच्छा वो तो मैंने रेयर बोला, आपके करता तो उसमें भी था, हमने तो कहा किया एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में, तो आप तो एनहाइड्राइड में लिखो एसिड एरो, एरो के ऊपर -H2O और एरो के नीचे P2O5, प्रोडक्ट की जगह एसिड एनहाइड्राइड, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एरो, एरो के ऊपर P2O5, साथ में ट्रायंगल बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाना चाहो चलेगा, और प्रोडक्ट की जगह क्या, एसिड एनहाइड्राइड। एक तो इसे बना के बॉक्स में डाल लो, और दूसरा लिख लो RCOOH, दूसरी रिएक्शन RCOOH, एरो के ऊपर B2H6 और एरो के नीचे H3O+, H3O+ लिखा हो तो भी चलेगा, नहीं लिखा हो तो भी चलेगा। ऐसे LaH के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H3O+ लिखा है तो भी वही रिएक्शन करनी है, नहीं लिखा है तो भी वही करनी है, ठीक है। Cr प्रोडक्ट बनाएंगे RCH2OH, ठीक है जी। अब आपका डीकार्बोक्सिलेशन के नाम पे दो रिएक्शंस रह गई 11th क्लास वाली, देखिए क्या, एक तो 10th क्लास वाली मुझे बोलना चाहिए था। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम
NaOH प्लस CaO से रिएक्ट कराते हैं, जिसका 3:1 में मिक्सचर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर वालों ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ किस रेशियो में। इस मिक्सचर का नाम सोडा लाइम। यहां से CO2 निकलकर भाग जाती है एंड द प्रोडक्ट इज एल्केन, डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। लेकिन 10th की एनसीईआरटी में बाकी बहुत सारी बुक्स में RCOOH की जगह RCONA लिखा होता है और प्रोडक्ट RH। अब इससे मैं समझा ही नहीं पाऊंगा कि CO2 निकला तो आपको जी RNA बनाओ, तो मैं ऐसे गोली दे दूंगा RCOH है ये, पहले अंदर RCONA बन गया होगा। तो इसके साथ है तो भी आपने RH और इसके साथ है तो भी आपने RH, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। अब हमने एक पढ़ी थी कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन में CO2 का आना किस में से, KOH 400 केल्विन और H+। यहां जो H था उस H के और इस C के बीच में CO2 घुस गया था तो सैलिसिलिक एसिड बन गया था। तो ये क्या CO2 का आना, तो कॉल्ब्स रिएक्शन इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन भी कराया था कि जी CO2 जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसमें फिनॉक्साइड आयन और ज्यादा एक्टिवेट करता है बेंजीन को, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर लेता है। कहानी याद आ गई। अब ये यहाँ क्यों किया, अब मुझे करना है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन या कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। खाली कॉल्ब्स रिएक्शन आया तो कार्बोक्सिलेशन होगा और कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आया तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन किसका होगा, तो आपने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, चाहे सोडियम सॉल्ट ले लो और चाहे पोटेशियम सॉल्ट, बता रखा ना। कोई भी रिएक्शन में NaNH के कंपाउंड से करा रहा हूं उसकी जगह K से आ जाए जो कि तू कर देना। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुला हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो या तो इलेक्ट्रिसिटी लिख दो या इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दो। ठीक, कौन, 2 RCO नेगेटिव और 2 Na पॉजिटिव। बोलो ये बीइंग एनायन किस पे जाएंगे, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट से सीख लो। कैथोड पर Na+B और पानी का H+B, पानी H+B तो है। अब बताओ H+ जाएगा रिड्यूस होने या Na+ जाएगा रिड्यूस होने कैथोड पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा हो। तो H+ जाएगा, वन विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज रिडक्शन। सर मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, तो मुझे इतना याद आ रहा सोडियम ऊपर था, सोडियम बहुत दिन बाद बात हो रही है, ऊपर था 10th से बैच रखा था मैंने। ऊपर वालों का नेगेटिव, हाइड्रोजन का 0, नीचे वालों का पॉजिटिव, और हाइड्रोजन का 0 सोडियम का नेगेटिव, और वैल्यू भी याद होगी इसकी तो शायद 1.23 थी, शायद -1.23, और हाइड्रोजन की 0। तो दोनों में जो हायर किसका H+ का वो रिड्यूस होगा, नहीं याद आ रहा। Na+ और H+, Na रिएक्टिव मेटल या H, Na कहेगा मैं तो रिएक्टिव मेटल हूं, मुझे तो Na+ बनने का शौक है, तो मैं तो Na+ बना रहूंगा। तो H+ क्या कहेगा, ठीक है तेरे को Na+ बना रहना, तो मैं न्यूट्रलाइज हो लेता हूं। आया, तो मेरा मुद्दा नहीं है यहाँ पे वो साइड प्रोडक्ट बना रहा, तो ये एनोड पे जाएगा, वहां जाके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 स्पीसीज लेके चल रहा हूं जिससे मुझे आगे दिक्कत ना हो। क्या हो जाएगा, RCOO डॉट, क्या बन गया, फ्री रेडिकल। एक माइनस निकल गया, एक में से एक माइनस निकल गया दूसरे में से, क्या बन गए, फ्री रेडिकल। अब ये कौन, कितने, एक में से एक, एक में से एक, क्या रहेगा, 2 रोते पीटते, R डॉट R डॉट, देखो 2 R डॉट रह जाएंगे, नहीं दोनों R डॉट आपस में गले मिल लेंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर होता भी तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा के H2, तो इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है, पहले H डॉट इलेक्ट्रॉन खा के H+ इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनेगा, H डॉट, और 2 H डॉट गले मिलके H2। खास क्या है कि इस कंपाउंड में अगर N कार्बन है तो इसमें कितने होंगे, N-1, पेन रुको, एक CO2 निकला ना एक मॉलिक्यूल में से, तो एक कार्बन कम हुआ इसलिए N-1, और 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन गए इसलिए ट्वाइस ऑफ N-1। तो अगर वो 2 कार्बन का है तो इसमें 2 -1 1 डबल 2, तो 2 से 2 का बना, लेकिन 3 से 3 का नहीं बनेगा, 3 -1 2 का डबल 4, तो 3 कार्बन वाला हुआ तो 4 कार्बन वाला हुआ तो 6 का। तो क्या लिमिटेशन हुआ इस मेथड का, ओनली एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। लास्ट टाइम मैंने बोली इसका लिमिटेशन ये है, इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन नहीं बनेगा। बोर्ड पे देखो, किसी चीज का ट्वाइस कर रहे हैं तो चाहे ऑड का ट्वाइस हो और चाहे इवन का ट्वाइस हो, रिजल्ट ट्वाइस ही आना होता है। कहानी समझने को क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं पहले तो एक तो यही गलती, बहुत सारे लोगों से पूछो भाई इसमें बताओ कितने कार्बन है, सर 4, 2 है सर, 2 4, और 9 10th वालों से नहीं पूछ रहे, 12th वालों से पूछ रहे इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, तो कंपाउंड में तो 2 ही हुए, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, एल्केन। कितने कार्बन वाला बनेगा, तो मैं इस बात से रखूं ध्यान कि भाई जितने थे उसमें से एक घटेगा, तो मैं रट के थोड़ी आया हूँ, ये तो आपको बोलते बोलते बना रहा हूँ यहाँ पे कि पहले एक घटेगा और फिर बचेगा, तो 2 वाले में से एक घटेगा, यानी एक का डबल 2, यानी 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। 2 कार्बन वाला एल्केन हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, C2H6 ही होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन HVZ के नाम पे तो करा दी, बची सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरी उधर बेंजल्डिहाइड की भी रह गई, बेंजल्डिहाइड की भी रह गई, एसीटोफिनॉन की भी रह गई, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन का भी तो कराओ, और फिलहाल बेंजोइक एसिड की भी रह गई। ठीक सर, कितनी रिएक्शन करनी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम पे, 5। तो अगर इसमें आई पांचों में से कोई सी भी, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा,
किसी को शक हो कि भाई मुझे नहीं पता चल रहा तो बताओ सर, क्या पहचान है, कैसे पता चला चले कि इसमें जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, मेटा पे लगेगा? बहुत आसान ट्रिक दी हुई है जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई। बेंजीन रिंग को छूने वाले एटम CHO के सी पर लोन पेयर नहीं है, इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग है। बस इसमें एक एक्सेप्शन कौन, CH3 है, CH3 में सी पे लोन पेयर नहीं होता फिर भी वो, और दूसरा एक अलग वो एक्सेप्शन नहीं अलग, लेकिन हम मार खा जाते हैं। बेंजीन रिंग पे अगर NO2 लगाओ तो N पर लोन पेयर नहीं होता, NO2 वाले N पर लोन पेयर नहीं होता, NH2 वाले N पर, NO2 वाले पे लोन पेयर क्यों नहीं होता सर, मैं रट नहीं पा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है ना, दिमाग में फोटो बना लो। लोन पेयर ने क्या बना रखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, NH2 इज, ये मैंने एक भी लिख दिया। अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो यहाँ Cl आ जाएगा, अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा तो यहाँ NO2 आ जाएगा, सल्फोनेशन करूंगा तो SO3H आ जाएगा, फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन करूंगा तो यहाँ R आ जाएगा, फिडरक्राफ्ट सेटाइलेशन करूंगा तो यहाँ COR आ जाएगा। हाँ या नहीं? ऐसे इसमें भी होगा, ये भी मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि फिर से बेंजीन रिंग को छूने वाले सी पर लोन पेयर नहीं है, और ऐसे इसमें भी बेंजीन रिंग को ये सी छू रहा है, इस पे लोन पेयर नहीं है, तो ये तीनों कौन, मेटा डायरेक्टिंग। और इसमें खास बात और क्या रट के रखनी पड़ती है, मुझे याद नहीं रहती है, नो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। भाई क्या हो गया कि मैं डीएक्टिवेटिंग हूं ना, तो डीएक्टिवेटिंग तो वो भी थे, तो मैं थोड़ा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग हूँ, मेरे में मना कर देता हूँ दिखाने से। माइल्ड रिडक्शन करें तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पूरे कोर्स में एक भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड पे रोक रहा हूँ। मेरे कोर्स में जितने रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा अल्कोहल पे ला रहे हैं। वो कौन है अभी बड़ा, LAH और B2H6। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मेरे कोर्स में एक भी नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। हो गया खत्म। RCOOH को पानी में डाला, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, क्लास 10th आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके लिए के सॉल्यूशन चैप्टर में भी बात हो गई, बोलो हाँ या नहीं। इनटू H2 आना था, H2 कांस्टेंट इसमें खो जाता है, इसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कभी कभी बदमाशी में आ जाके एसिडिटी कांस्टेंट भी बोल जाता है, रेयर है, और कभी कभी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल जाता है, लेकिन असली में क्या जाता था, कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसका नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका नाम परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जल्दी जल्दी में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही मान जाते हैं या उल्टा मान जाते हैं। अब ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना भी होगा, वैसे तो वीक ही होते हैं कार्बोक्सिलिक, तो चूहा और चूहिया दोनों ही वीक है, लेकिन चूहा स्ट्रॉन्गर। तो उसी तरह से अगर अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनमें उतना ज्यादा टूटेगा, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरे टूट जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब ये ज्यादा टूटेगा तो ये ज्यादा बनेंगे क्या, और ये ज्यादा बनेंगे तो वैसे तो ये भी ज्यादा बनेंगे, फिर के बड़ा हो जाएगा और ये कम बचेंगे। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। केमिस्ट्री में स्मॉल पी का मतलब माइनस लॉग, फिजिकल केमिस्ट्री में पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच, पीकेबी इज माइनस लॉग ऑफ केबी। पीके इज मैथ्स जिसका के जितना बड़ा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जब के बड़ा होगा तो लॉग के भी बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का लॉग 10 इज, लॉग 1000 इज 3, बड़ी वैल्यू का लॉग बड़ा, समझ गए। तो के जितना बड़ा होगा लॉग के भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन माइनस लॉग के उतना छोटा हो जाएगा या नहीं, माइनस साइन लगती है उल्टा। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड ग्रेटर द के स्मॉलर द पीके। आ गया, जितना के बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना पीके बड़ा होगा उतना वीक एसिड होगा।